हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का पीसी एक बार निकलवा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था ये द इशू ऑफ वन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at intrinsic value for 4 shares held in Y Limited. Expenses of liquidation of Y Limited to be reimbursed by X Limited to the extent of 10,000, the actual expenses amounting to ₹15,000. ये चीज़ें ध्यान में रख करके आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। सबसे पहले फिक्स असेट ले लीजिएगा 20 lakhs and 8 lakhs। इन्वेस्टमेंट वाई लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट था, एक्स लिमिटेड में जो वाई लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट कर रखा था डिबेंचर्स में, वो 24,000 रुपये के थे। और अदर इन्वेस्टमेंट था 4 लाख रुपए का, और इसका था 20,000 और 6,10,000 एक्स लिमिटेड का किया था इसने। इसके बाद स्टॉक था 5 लाख और 1 लाख। डेटर्स 4 लाख और 75,000। कैश एट बैंक, इससे पहले BR ले लीजिए, BR 25,000 और 35,000। कैश एट बैंक देखिए 76,000 था एक्स लिमिटेड का, और एक्स लिमिटेड ने सबसे पहले डिविडेंड पे किया था 10% यानी 50,000 लेस कर दीजिए। इसके बाद कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स 10% था, 5,000 लेस कर दीजिए। और उसके बाद इसने एक्सपेंसेस पे किए थे 10,000 रुपये के। 65,000 लेस हो गया, 11,000 आ गया। इधर वाई लिमिटेड में ये था 1,40,000, इसने पे किया था 1 लाख डिविडेंड 10%, 10,000 रुपीज़ कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स और 5,000 रुपये के खर्चे। तो 1,15,000 घट गया, तो ये बचा 25,000। टोटल कीजिए 20, 24, 29, 4, 33, 33,24,000, 35,60,000 एक्स का, और वाई का 16,65,000। लेस कीजिए लाइबिलिटीज के नाम पर 12% डिबेंचर्स, और ये 12% डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के तो हैं एक्स लिमिटेड के, और 1,20,000 के हैं वाई लिमिटेड के 20% प्रीमियम पर। क्रेडिटर्स 1,15,000 और
10,000, BP 45,000 और 35,000। याद कर लीजिए, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस का कोई रोल नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते वक्त, वो तो बिजनेस खरीदने के बाद एडजस्ट किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये आपने लेस किया 3,60,000, तो ये आ गया 30 लाख, और ये 1,65 लेस हो गया तो ये आ गया 15 लाख। ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000 और 1 लाख, तो आईवी पर शेयर आ गई 60 रुपए और 15 रुपए। अब क्वेश्चन में कहा गया था 1 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला इंट्रिंसिक वैल्यू दिया जाएगा 4 शेयर्स के बदले में। तो पीसी निकाल लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, यानी 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 2,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 शेयर्स इंटू 50 रुपए, 12.5 लाख, 15 लाख रुपए पीसीआर। कहाँ गलती हुई थी? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लेस नहीं किए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो कंपनी पे कर रही है उसका कैश बैंक बैलेंस निकालते वक्त उसे लेस किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये गड़बड़ी मत कर बैठिए, नहीं तो छोटी सी गलती क्वेश्चन को खराब कर देगी, गलत कर देगी, एग्जाम में परेशान हो जाएंगे। और बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करके शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चंस में इंट्रिंसिक वैल्यू के पॉइंट आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ काना लिमिटेड एंड कृष्णा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001 वर फॉलोइंग। बैलेंस शीट दी गई है, एज इट इज बैलेंस शीट है। काना लिमिटेड टुक ओवर एंड एब्जॉर्ब्ड कृष्णा लिमिटेड एज ऑन 1 अक्टूबर 2001। आप कहेंगे सर इतना छोटा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक कहानी बदल गई। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी गई है और बिजनेस खरीदा जा रहा है 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को। बस यही आपको यहाँ पर 6 महीने के ट्रांजैक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना है। नो बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा लिमिटेड वाज प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। टेक ओवर वाले दिन कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई गई। बट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू। लेकिन नीचे लिखी हुई सूचनाएं आपको दी गई हैं। इन द 6 months ended 30th September 2001, Krishna Limited made net profit of ₹64,000 after providing depreciation at the rate of 10% per annum on fixed asset। 64,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया किसने? कृष्णा लिमिटेड ने, 10% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। काना लिमिटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड हैज मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,51,000 after providing for depreciation at the rate of 10% per annum on the fixed assets। इसने भी वही काम किया, 1,51,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 10% का डेप्रिसिएशन अपनी फिक्स्ड असेट पर चार्ज करने के बाद। Both the companies had distributed dividend at the rate of 10% on 1st July 2001। Goodwill of Krishna Limited on the date of takeover was estimated at ₹25,000 and it was agreed that the stock of Krishna Limited would be appreciated by 15,000 on the date of takeover। Kana Limited to issue shares to shareholders of Krishna Limited on the basis of intrinsic value of shares on the date of takeover। Draft the balance sheet of Kana Limited after absorption। Assume corporate dividend tax rate at the rate of 10%। This is actually the question. Now in this question,
कृष्णा लिमिटेड को लिया जा रहा है कान्हा लिमिटेड के द्वारा, और कहा गया था कान्हा लिमिटेड टू इशू शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। ये इस क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर आपको ये निकालना है। अब जरा गौर कीजिएगा, और वो गौर इसलिए कीजिएगा कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। पर्दा भी लगा दो। अब देखिए, अब मैं ऊपर डाल रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू, दोनों कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालनी है। और वो अब मैं एक नए तरीके से आपको निकालना बता रहा हूं, और वो नया तरीका ये है कि आप यहां पर लायबिलिटी साइड अप्रोच लेकर के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। लायबिलिटी साइड अप्रोच लेकर के, आप असेट साइड भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इजी रहेगा लायबिलिटी साइड अप्रोच लेते हुए। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स ले लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कान्हा लिमिटेड की 6 लाख और कृष्णा लिमिटेड की 4 लाख। इसके बाद रिजर्व्स 1,50,000 और 1 लाख। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए 75,000 था कान्हा का, और कान्हा ने प्रॉफिट कमाया था 1,51,000। जोड़ दीजिए इसमें, ये आ गया 2,26,000। और कृष्णा का 60,000 था, इसमें ऐड कर दीजिए 64,000, 64,000, 1,24,000। ठीक है साहब। अब इसका टोटल कर लीजिए, कितना आया? $9,76,000 आया कान्हा का, और कृष्णा का 6,24,000। ये निकल के आ गया आपका कृष्णा और कान्हा लिमिटेड का लायबिलिटी साइड का टोटल। इसमें से लेस कर दीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये 10,000 रुपए के थे और ये 5,000 रुपए के थे। $6,19,000 और 9,66,000 ये निकल के आया, जबकि आना चाहिए था 6,15,000। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो यहां पर मिसिंग है। चलो, अब बात अभी यहां से नहीं बनी, असेट साइड की तरफ लेके चलते हैं। एक प्रयोग किया था, अभी मालूम पड़ जाएगा कि सही है या गलत है। सबसे पहले फिक्स्ड असेट लीजिएगा।
फिक्स असेट थी 5 लाख और 350। 5 लाख में से डेप्रिसिएशन घटा दीजिए 5%, क्योंकि 6 महीने का लगना था, 10% पर एनम था, 4,75,000। और 350 पर 17,500 लेस कर दीजिए, 3,32,500। इसके बाद स्टॉक 95,000, 75,000। डेटर्स 1,40, 1,00,000। कैश एंड बैंक, देखिए काना का 1,17,500 था। काना ने प्रॉफिट कमाया था 1,51,000। ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए काना का डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो नॉन कैश होता है, 25,000। माइनस कर दीजिए डिविडेंड काना का 60,000 और कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स 6,000। निकालिए कितना बचा? 2,27,500। कृष्णा का ले लीजिए, कृष्णा का था 60,000। इसमें ऐड कीजिए 64,000 का नेट प्रॉफिट प्लस 17,500 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होता है। इसके बाद इसका डिविडेंड 40,000 और 4,000 रुपये कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। कितना आया? 97,500। अब टोटल कीजिए ज़रा इन सब का। कृष्णा का मैं कर रहा हूँ, पर 9,37,500। और कृष्णा का 3, 5, 8, 7, 15, 17 और 3, 20, 2, 3, 5 और 1, 6, 6,05,000। 6,05,000। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि कहाँ गया, गुडविल 25,000 रुपये की थी कृष्णा की, तो कृष्णा की गुडविल में 25,000 उसकी नेट असेट में जोड़ दीजिए और स्टॉक को 15,000 से बढ़ाना था। स्टॉक 15,000 से बढ़ गया, तो 937,500 काना का तो सेम रहा, कृष्णा का 6,45,000 हो गया। अब लेस कर दीजिए लाइबिलिटीज यानी क्रेडिटर्स 37,500 और 30,000, 6,15,000 और 9 लाख। ये निकल के आ गया आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो यहां कैसे नहीं आ रही थी, 6 लाख, 1.5 लाख। अच्छा देखिए बेवकूफ़ियाँ हमने की थी, इसलिए हमारी इस पहले वाले केस में नहीं आ रहा था। हमने P&L में खाली बढ़ा दिया और जो डिविडेंड हमने पे किया था वो इसमें से लेस नहीं किया। और दूसरा, जो गुडविल और स्टॉक बढ़ रहे थे उसको भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बढ़ाया, इस वजह से हमारा आंसर नहीं आ पाया। अदरवाइज यहाँ पर भी वही आता जो यहाँ होता, यानी 9 लाख रुपए इसका आता। एक बार करके देख लीजिए, काना का 75 और 1,51 हमारा प्रॉफिट एंड 2,26 लिखा था, 2,26 में से घटा दीजिए आप 60,000 और 6,000, 66,000। 1,60,000 और टोटल कर लीजिए आप इसका 750, 850, 9,10,000 और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 घटाया तो आ गया 9 लाख। ठीक है, ऐसी कृष्णा का 1,24 में से लेस कर दीजिए
40 और 4 44, 80 80,000 बचा। 80,000 में 40,000 जोड़ दीजिए, एक 20, एक 20 आ गया, ये आ गया 6 20, 5 चले गए, 6,15,000। यानी कि डिविडेंड भी प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होना चाहिए था, जो हम पिछली बार भूल गए करना, और जो असेट्स की क्या वैल्यू बढ़ गई थी उसे भी आपको बढ़ाना चाहिए था, जो हमने नहीं बढ़ाई प्रॉफिट एंड लॉस। इस वजह से हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू लायबिलिटी साइड अप्रोच से गलत आ रही थी। बस अब आपका आ चुका है 6,15,000 रुपये। 9 लाख रुपए अपने अपने शेयर से डिवाइड कर दीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगी और पीसी कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हो जाएगा। यानी 6 महीने बाद की बैलेंस शीट भी आपने उन सारे आइटम्स को एडजस्ट करने के बाद बना ली, और उसके बाद हमारा आंसर हमारे हाथ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 18। बस अब आप जितना आगे बढ़ेंगे, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 19 में गुडविल का वैल्यूएशन और आ गया, चलो वो भी करवा देता हूं, जिससे कि आपका पुराना जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था वो एक बार दोबारा रिपीट हो जाएगा। X Limited, Y Limited proposes to amalgamate their balance sheet as on December 31, 2003 वर बैलेंस शीट आपको दी गई है, और बैलेंस शीट में एक बहुत अच्छी बात है, यह समझाने की है, इसलिए अच्छा हुआ मैंने ये क्वेश्चन ले लिया करवाने के लिए। इसमें देखिएगा नेट प्रॉफिट दिया गया है 3 साल का, और आपसे कहा गया गुडविल में बी टेकन एज 4 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ 15% नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड। जितनी क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका 15% हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा, और आपको गुडविल निकालनी है 4 साल के सुपर प्रॉफिट को परचेज करने के आधार पर। The stock of X Limited and Y Limited to be taken at 2,04,000 and 1,42,000 respectively for the purpose of amalgamation. Z Limited is formed for the purpose of amalgamation of both the companies. Advise the capitalization of Z Limited and suggest a scheme of exchange of shares for that purpose. Draft the balance sheet of Z Limited. This is the question. अब जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले आप निकालिए क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड, लीजिए ऊपर हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन नंबर 19 वर्किंग नोट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, ठीक है। चलिए सबसे पहले लीजिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड। फिक्स असेट लीजिए 4 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 1 लाख। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट दिया गया है जीपी नोट्स में 1 लाख रुपीस का। ये इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट में इसको इन्वेस्ट किया हुआ है। ये हमारे बिजनेस का नहीं है, इसलिए इससे होने वाला प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट कहा जाएगा। हम प्रॉफिट में से इसे लेस करेंगे, और यहां क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड निकालते वक्त इसे ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है। अगर ये बिजनेस का होता तो हम इसे जरूर ऐड करते, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग है तो नॉन ट्रेडिंग असेट को भी कभी असेट्स में ऐड नहीं किया जाता, और नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट को भी कभी नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड नहीं किया जाता। ये याद रखना। नीचे चाहो तो इसके नीचे नोट दे देना एग्जाम में। स्टॉक ले लीजिए 2 लाख और 1,30,000। डेटर्स ले लीजिए
1,70,000 और 60,000। कैश एंड बैंक बैलेंस ले लीजिए, 30,000 और 10,000। टोटल कीजिए 4 2 6 6 2 8 लाख एक्स लिमिटेड का, और 2 30 और 70 3 लाख वाई लिमिटेड का। इसमें से लेस कर दीजिए लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए एक्स लिमिटेड की और 50,000 रुपए वाई लिमिटेड की। क्रेडिटर्स तो ये आ गया 7 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड, और इसका आ गया 2,50,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए एट द रेट ऑफ कितने परसेंट था। नॉर्मल प्रॉफिट था एट द रेट ऑफ 15%। 7 लाख का 15%, 1,05,000, और 2,50,000 का 15%, 37,500। अब निकालिए एवरेज प्रॉफिट। एक्स लिमिटेड 1,30 प्लस 1,25 प्लस 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3, 1,35 1,35। और इसमें गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट का कितना प्रॉफिट शामिल था? 1 लाख का 6%, यानी 6,000 लेस कर दीजिए। जब आपने उस असेट को नहीं जोड़ा तो उसका इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी आप यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। 1,29,000 ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। वाई लिमिटेड का निकालिए 45,000, 40,000 और 56,000 डिवाइडेड बाई 3, 47,000। अब सुपर प्रॉफिट कब आता है? जब हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में ज़्यादा हो रहा हो, किससे जितना होना चाहिए था। तो 1,29,000 में से 1,05,000 घटाए तो 24,000, और 47,000 में से 37,500 घटाए तो 9,500। अब आ जाइए गुडविल, 4 साल का परचेज था तो 24,000 इंटू 4 96,000, 9,500 इंटू 4 38,000। लीजिए गुडविल निकल करके आ गई। अब इस क्वेश्चन में आपको पेमेंट नहीं दिया गया, इसलिए नेट असेट बेसिस पर ही आपको निकालना है। और नेट असेट बेसिस पर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इसमें जो ऊपर आपने लिया था, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 ले लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो नेट असेट जो आपने अभी ली थी, कैपिटल इन्वेस्टेड एज कैलकुलेटेड अबव, 7 लाख रुपए और 250 अभी आपने कैलकुलेट की थी, दोबारा मत करो, टाइम खराब होगा। इसमें ऐड कर दीजिए गुडविल 96,000 और 38,000। और इसमें कुछ और भी था, इसमें ये था कि स्टॉक 2,04 और 1,42 का लेना है। स्टॉक हमने लिया था 2 लाख का, 4,000 रुपये और ऐड कर दीजिए इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से। और 1,42 हमने जोड़ा था कितना? 1,30, 12,000 और जोड़ लीजिए। अब टोटल कीजिए, और कुछ तो नहीं रह गया? हाँ, अब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दीजिए एक्स लिमिटेड में, क्योंकि वो हमारी असेट है। नॉन ट्रेडिंग जरूर है लेकिन है तो असेट।
तो ये आ गया 9 lakhs और ये आ गया 3 lakhs। यही निकल के आ गया परचेज कंसीडरेशन, 9 lakhs और 3 lakhs। दिस इज द पीसी ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। अब यहां से फिर आप आगे चल पड़िएगा, जैसे चलते आए हैं। बैलेंस शीट बनानी है आपको। कहा क्या गया था? एडवाइस ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ जेड लिमिटेड एंड सजेस्ट ए स्कीम ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स फॉर दैट पर्पस ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड। यानी जेड लिमिटेड को ये आपको 9 लाख और 3 लाख रुपए के शेयर्स देने पड़ेंगे, एक्स को और वाई को। अब एक बार बैलेंस शीट का रफली बना के देख लेते हैं जेड लिमिटेड की। क्या हमारा आंसर आ रहा है? देखिए 12 लाख रुपए की तो कैपिटल हो गई, क्योंकि 9 लाख और 3 लाख रुपए के वो शेयर्स देगा, और 1.5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हो गए, 13,50,000। चूंकि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, इसलिए रिजर्व्स नहीं लिए गए। दूसरा, क्योंकि नेट असेट्स ही पीसी है, तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल आने का कोई मतलब ही नहीं था। अब आइए असेट साइड। असेट साइड में फिक्स्ड असेट हो गई 5 लाख रुपए की टेंजिबल, और इनटेंजिबल हो गई 96 और 38, 8 6 14, 1,34,000। ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, स्टॉक आया था 2,04,000 और 1,42,000, 3,46,000। डेटर्स 2,30 और कैश एंड बैंक बैलेंस 40,000। निकालिए टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 5 लाख प्लस 1,34,000 प्लस 1 लाख 3,46,000, 270, 13,50,000। ये लीजिए, आपकी बैलेंस शीट जेड लिमिटेड की बनकर तैयार हो गई। और उसे किस रेशियो में देने हैं वो आपने पहले निकाल लिया था, 9:3 यानी 3:1 के रेशियो में। ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन कोई भी ले लीजिएगा, बहुत आसानी से होते चले जाते हैं। बस आप एक बार ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है वो देख लीजिएगा, तेज़ी से क्वेश्चन होता चला जाता है। मैंने आपको 20, 21 शायद करने को दिए थे, 22 करने को दिया था, हो गया क्या? अब इसके बाद एग्ज़ाम के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से स्टडी मटेरियल का है 25। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें से एक लाइन हटा दीजिए, आपकी स्टडी में से वो हटा दी गई है, और वो है ये पहली वाली लाइन, ए पॉइंट जो है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बेस्ट लिमिटेड इंक्लूड ₹3 lakhs रिप्रेजेंटिंग शेयर्स इन बेटर लिमिटेड हैविंग ए फेस वैल्यू, लैक्स नहीं फेस वैल्यू। ये हटा दीजिए लाइन, ये आपकी स्टडी में से हटा दी गई है। हटाने के पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि इंटर कंपनी होल्डिंग अब आपके सिलेबस में नहीं है। इंटर कंपनी ओइंग्स तो है, यानी डेटर और क्रेडिटर का आपस का ट्रीटमेंट, या बीआर और बीपी का पिछले क्वेश्चन से मैंने करवाया था, लेकिन इंटर कंपनी होल्डिंग नहीं है। हाँ, इंटर कंपनी डिबेंचर भी था, आपने कल देखा इन्वेस्टमेंट में एक दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए थे, लेकिन इंटर कंपनी होल्डिंग नहीं है, यानी वो आपके सिलेबस में नहीं है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, वो नहीं है आपके सिलेबस में। इसलिए आप अपनी स्टडी में चेक कर लेना, ये जो ए वाला लाइन है वो इस क्वेश्चन में से हटा दी गई है, तो आप भी हटा करके ही इसे सॉल्व कीजिए। इसके बाद के क्वेश्चन 2, 3, 4 और कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। ये इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि कल के लेक्चर में मैं आपका नया टॉपिक शुरू कर दूँ, आप तब तक क्वेश्चन करते रहिए, जो प्रॉब्लम है
मुझे भेजते रहिए, मैं इसको फटाफट सॉल्व करवाता रहूँगा। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अगले 3-4-5 दिन तक आप और चलाइए, जिससे कि प्रैक्टिस बढ़ती चली जाए और आसानी से आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। अब आप 1-2 क्वेश्चन करने के बाद पीछे से उठाइए क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, 11, ठीक है। तो ये था आपका अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। मैं इसके बाद चाह रहा था सितंबर में 2 चैप्टर्स हो जाएं, एक तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज और दूसरा आपका बैंकिंग कंपनी, और उसके बाद फिर अक्टूबर में मैं एएस और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट करवा करके आपके सिलेबस को ख़त्म करूं। ये आपका टोटल सिलेबस है एडवांस अकाउंटिंग का। दैट्स ऑल।